स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज जीके, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्योत्तर काल के बारे में। तो उससे सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे और आज की वीडियो में एक नया टॉपिक चालू करते हैं और ये टॉपिक होगा गुप्त काल से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गुप्त काल के जितने भी क्वेश्चन हैं जो पिछले ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है गुप्त काल से, सबसे पहले गुप्त काल कब से कब तक चला, तो 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक। जो गुप्त काल का समय है याद रखिएगा 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वह है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका गुप्त वंश से बनता है कि इस वंश का जो संस्थापक है वह कौन था। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए है घटोत्कच, बी है चंद्रगुप्त, सी है श्रीगुप्त और डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। तो ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ से सही हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है गुप्त किसके सामंत थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्त जो थे वह किसके सामंत थे। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है ए मौर्यों के, ऑप्शन बी है कुषाणों के, ऑप्शन सी है सातवाहनों के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो गुप्त थे वह किसके सामंत थे। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो यहाँ से है राइट हो जाएगा, गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। इसके लिए जो आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी है घटोत्कच गुप्त ने और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही होगा जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने या चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो यहाँ से याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम का नाम याद रखना है, इसने क्या किया सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो बताना है गुप्त शासन में इनमें से जो सभी हैं इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भानुगुप्त, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है वराहमिहिर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो यहाँ से है सही हो जाएगा। तो आर्यभट्ट जो थे ये क्या थे, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। यानी गुप्त शासक जो थे उनकी सरकारी भाषा या कहें दरबारी भाषा जो थी वह क्या थी। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, संस्कृत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो इतिहासकार थे B.A. स्मिथ वे किसकी विजयों से प्रभावित थे और उन्होंने उसे किस उपाधि से पुकारा, भारत का नेपोलियन उसे कहा। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त को और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा, तो समुद्रगुप्त को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था
जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है यहां से राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। तो यहां से स्कंदगुप्त का नाम याद रखिएगा। तो ये स्कंदगुप्त ने क्या किया, भारत पर हूणों का जो आक्रमण होने वाला था उस आक्रमण को रोका। तो गुप्त वंश से इसको याद रखना है कि गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने भारत पर हूणों के आक्रमण को रोका, तो स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसके लिए जो विकल्प है, विकल्प ए है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद और सी विकल्प है इसका राजस्व एवं भूमिकर और डी है साहित्य कार्यों का संरक्षण, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो जो यहां से इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहां से ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, कला और स्थापत्य के लिए। तो याद रखिएगा गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापत्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है इसका हड़प्पा काल से, बी है मौर्य काल से, सी है बुद्ध काल से और डी है गुप्त काल से। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन बी मौर्य काल रहेगा, तो मौर्य काल से। तो इसके लिए जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो याद रखना है अजंता कलाकृतियां जो हैं वह किस काल से संबंधित हैं, गुप्त काल से। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और डी है हर्ष। तो जो कालिदास थे वह किसके दरबारी कवि थे? इसके लिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ से सी जो है राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। इन्हें विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो विक्रमादित्य की। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म से और ऑप्शन डी है शैव धर्म से। तो जो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु है वह किससे संबंधित है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो याद रखना है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है वल्लभी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, नालंदा। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन था? नालंदा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इस क्वेश्चन पर आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहें आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है भानुगुप्त। तो जो एरण अभिलेख है इसका संबंध किससे था? तो यहां से हमें याद रखना है भानुगुप्त को हमें याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि विदेशी यात्री जो भारत आए वह किसके दरबार में आए, किसके काल में आए या किससे
कौन से राजवंश के समय में आए। तो ऐसे करके विदेशी यात्रियों से कोई क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से जो याद रखना है वह किसका नाम याद रखना है, तो हमें याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इनके शासनकाल में भारत कौन आया, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से फाहियान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो यह किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और किसके दरबार में आया यदि पूछा जाए तो वो भी, उसका भी जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और यह एक क्वेश्चन बनता है कि यह कितने वर्ष तक भारत में रुका, तो याद रखिएगा यह 14 वर्ष तक भारत में रुका, 14 ईयर तक। तो यह 14 साल तक भारत में रुका और यह चीनी यात्री था। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा काल है जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है राजपूत काल, ऑप्शन सी है चोल काल और ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है गुप्त काल, यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो अभी देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि जो फाहियान है वह कहाँ का निवासी था। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है भूटान, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है वर्मा। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है चीन, यहाँ से सही हो जाएगा। तो फाहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था। और यह किसके दरबार में आया, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और यह भारत में कितने वर्षों तक रुका, तो 14 वर्ष तक यह भारत में रुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस राजवंश का शासक था। तो सबसे पहले तो यहाँ तो याद रखना है जो प्रवर सेन द्वितीय थे यह कौन किसके रचनाकार थे, तो सेतुबंध के रचनाकार थे, ठीक। और यह किस राजवंश का शासक था, तो इसके लिए हम विकल्प देखते हैं। ए है शक, बी है कड़व, सी है वाकाटक और डी है सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा वाकाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो ऑप्शन है ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय और सी है समुद्रगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। तो किसे कविराज कहा गया है इनमें से ये बताना है। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन समुद्रगुप्त जो है ये सही हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, तो कविराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपन कहा गया है, यानी कि बताना है स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है यह किस अभिलेख में है या किस स्तंभ लेख में है। तो ए है कौहम स्तंभ लेख, बी है जूनागढ़ अभिलेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति और डी है मंदसौर लेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा कौहम स्तंभ लेख। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, यानी मेघवर्मन जो थे ये कौन से स्थान पर मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से इन्होंने अनुमति मांगी थी। इस क्वेश्चन को यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि श्रीलंका के जो राजा थे जिनका नाम मेघवर्मन था उन्होंने समुद्रगुप्त से किस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है अमरावती। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा बोधगया। तो मेघवर्मन ने किस स्थान पर, तो बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए, बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में और ऑप्शन डी है संचय काल में। तो जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से बी जो है राइट हो जाएगा गुप्त काल में।
तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो यही पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वह कब धारण की? तो इसके लिए जो आपके विकल्प हैं, ए है शकों को का उन्मूलन करने के बाद, बी है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी है चांदी के सिक्के जारी करने पर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा यहाँ से, कि शकों का उन्मूलन करने के बाद। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक का यानी शक लोगों को पराजित कर दिया, उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए है शिव, बी है विष्णु, और सी है बुध, और डी है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। विष्णु जो है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन ए है बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी है हूणों को परास्त करने के बाद, सी है शकों को पराजित करने के बाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, कि शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय के खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली यानी कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए चतुर्थ सदी, ऑप्शन बी है सप्तम सदी, ऑप्शन सी है तृतीय सदी, और डी है द्वितीय सदी यानी ईस्वी की चतुर्थ सदी में। ऐसे ही बी है ईस्वी की सप्तम सदी में, ईस्वी की तीसरी सदी में, और ईस्वी की दूसरी सदी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ से ए जो है राइट हो जाएगा, चतुर्थ सदी ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान और वेनसांग ने डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ भरना है, के राज्यों को देखा। तो इनमें से किनके राज्यों को देखा? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष, ऑप्शन बी है हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि फाहियान और वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है धनवंतरी थे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी है हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी है अशोक के दरबार के संगीतज्ञ। तो यहाँ से जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि धनवंतरी कौन थे, तो ऑप्शन जो यहाँ से बी जो है वह सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। गुप्तकालीन जो है शासन प्रणाली है वह किस प्रकार की थी ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो विकल्प है, ए राजतंत्रात्मक, बी है लोकतंत्रात्मक, सी है गणतंत्रात्मक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा, तो राजतंत्रात्मक। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान द्वारा रचित फोकवो की, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ, इनके एक ग्रंथ का नाम दिया गया है, क्या है? फोकवो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ए है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बी है गौतम बुद्ध के उपदेशों का, सी है बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का, और डी है बौद्ध राज्यों का। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। यानी कि फाहियान द्वारा रचित जो ग्रंथ है फोकवो की, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से और भी जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको लेकर। तो धन्यवाद।